चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का आज का टॉपिक है सॉल्यूशन। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले कुछ इसकी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन को प्रोसीड करेंगे। देखिए सॉल्यूशन ये जो टॉपिक है ये आपका पीजीटी के लिए भी है और आपका जो सीबीएसई 12th वगैरह के लिए भी वर्क करेगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझने के लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे और बेसिक चीज़ डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग उसी तरह से एडवांस लेवल में आते जाएंगे। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्या? एक हमें समझना पड़ेगा सॉल्यूट और एक हमें समझना पड़ेगा सॉल्वेंट। देखिए दो मेजर कंपोनेंट होते हैं जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में होता है। ठीक है, जबकि सॉल्वेंट आपका मेजर अमाउंट में होता है, मेजर अमाउंट। ठीक, इस तरह से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझो कि अगर हम शुगर ले लें, शुगर प्लस वाटर, तो यहाँ पे दोनों को लिया जाएगा तो इससे मैन्युफैक्चर होगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक तरह का आपका जो सॉल्यूशन है सॉलिड और लिक्विड का है। ठीक है ना, सॉलिड के भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड के भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, लिक्विड के भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, गैस लिक्विड के हो सकते हैं। सॉल्यूशन कई तरह के होते हैं। ठीक है ना, बेसिकली आप लोग अभी फिलहाल हम लोग सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसके बाद हेनरी लॉ वगैरह में जब हम लोग सीखेंगे तो गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन सीखेंगे। तो सब कई चीज़ें हैं उसको सीखने के लिए। तो सॉलिड और लिक्विड को दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? सॉल्यूशन। तब इन कंडीशन कब सॉल्यूशन मिलेगा? जब ये पूरी तरह से क्या हो, एक दूसरे में मिक्स हो जाए। ठीक है ना, एग्जाम्पल और, अगर दो चीज़ें आपस में मिक्स नहीं हो रही हैं तो उस हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन कंसीडर नहीं करेंगे। फिर वो दो टाइप आ जाएंगे अलग अलग, हेटेरो और होमो, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो एक चीज़ और आपको जाननी चाहिए। देखिए अगर दो हमारे पास लिक्विड हैं, मान लो ये हमारा लिक्विड फर्स्ट है और ये हमारा लिक्विड सेकंड है, लिक्विड सेकंड। अब देखिए यहाँ पे अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसमें से आप ये मिसिबल हैं एक दूसरे में, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का काम क्या कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर अमाउंट वेरी कर रहा है, इसका मतलब अगर मोर अमाउंट इसका है, मोर अमाउंट ज़्यादा अमाउंट है और इसका हमारा लेस अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मोर अमाउंट होगा वो हमारा सॉल्वेंट बन जाएगा और जो लेस अमाउंट में होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? सॉल्यूट बन जाएगा। ठीक है, इन केस अगर दोनों इक्वल क्वांटिटी में दिए गए हैं तो उस केस में फिर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हालांकि जैसे शुगर और वाटर को मिलाओगे तो एक तरह का ट्रू सॉल्यूशन देगा। ठीक है ना, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं किस तरह का सॉल्यूशन या किस तरह के टाइप होंगे। फिलहाल हमें केवल ये समझना है अभी कि सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं और दूसरा कंपोनेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सॉल्वेंट। दोनों मिक्स कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है ना, ठीक। इसके बाद अब हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जब सॉल्यूशन हम लोग समझते हैं तो इसके कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे अभी हमने बताया सॉलिड का सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि सॉलिड और सॉलिड का किस तरह से सॉल्यूशन बन जाएगा। देखिए ऐसा है कि अगर आप लोगों ने एलॉय पढ़ा होगा, एलॉय में क्या होता है कि एक मेटल को लिक्विड स्टेट में मॉल्टेन स्टेट में जाके दूसरे मेटल को मॉल्टेन स्टेट में जाके दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है ना। उसमें कंडीशन ये होती है कि ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए उनकी, इतना ज़्यादा रिएक्टिव ना हो कि एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, और ये भी नहीं होना चाहिए उस केस में कि वो दोनों आपस में रिएक्शन करके कोई नया कंपोनेंट बना दे। तो इस बात का ध्यान एलॉय फॉर्मेशन में रखते हैं हम लोग। तो वो सॉलिड का सोल्यूशन हो सकता है, गैस का भी सोल्यूशन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एयर जो है वो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का, तो वो भी एक तरह का क्या है? सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे कि सॉलिड को लिक्विड में किस तरह से डिसॉल्व करके कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, क्योंकि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए सिंपल चीज़ें हैं। सॉल्यूशन में हम लोगों को सीखना है, पहले क्या सीखना है? पहले में सीखना है सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद फिर हम लोगों को सीखना है हेनरी लॉ।
जब हम लोग उससे पहले हम बता देंगे आपको सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो उसकी सॉल्बिलिटी किस तरह से वेरिएट करेगी, यानी उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा, उसमें प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा, उन सब चीज़ों को किस तरह से इस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना है इसमें हेनरी लॉ के बाद उसके एप्लीकेशन भी कवर करेंगे हम लोग, और इन सब चीज़ों के बाद हम लोग सीधा राउल्ट लॉ में निकलेंगे। ठीक है ना, राउल्ट लॉ के बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह सीखनी पड़ेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी पीजीटी में भी पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इससे, लास्ट का जब भी एग्जाम हुआ था, अभी पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसमें पीजीटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग धीरे धीरे से समझेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो हमने बताई, शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू सोल्यूशन फॉर्मेशन है। इसके बाद क्या चीज़ हमें सीखनी है वो देखिए, इसके बाद हमें सीखनी है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का मतलब समझ रहे हो ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। देखिए किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बात ये करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन देखिए वैसे तो कई तरह से हैं, लेकिन बेसिक टर्म्स अगर हम लोग इंक्लूड करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को बेसिकली 3 तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, पहला जो तरीका पढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, पढ़ेंगे स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी। अभी अगर नॉर्मेलिटी नहीं आती होगी आपको तो हम एक्सप्लेन करके बता देंगे निकालना किस तरह से नॉर्मेलिटी निकाली जाती है। और तीसरी चीज इसमें पढ़ेंगे कॉन्संट्रेशन इन परसेंटेज। ठीक है ना, कि किसी भी सोल्यूशन का कॉन्संट्रेशन परसेंटेज में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके 3 ये बेसिक कंपोनेंट हैं जिससे हम किसी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, तो एक एक करके हम इसको समझा रहे हैं। ठीक है, इतना कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर होता क्या है। देखिए अमाउंट ऑफ solute प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्वेंट। देखिए 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर जितना क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। एग्जांपल से बताते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल की जैसे समझो, अगर किसी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ 20 ग्राम पर लीटर है, ये सोल्यूशन ए है। ठीक है ना, और किसी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ जो है वो है 10 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या है, मतलब आप अच्छे समझ लो, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। देखिए इसका मतलब ये कि अगर 1 लीटर हमारे पास सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन का मतलब ऑलरेडी इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है। अगर इसमें 20 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है तो यहाँ हम बेसिकली सॉल्यूशन लिखे दे रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, 20 ग्राम अगर इस सॉल्यूशन में अमाउंट प्रेजेंट है, और दूसरा हमारा जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन बी, इसमें 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो इस सिचुएशन पर अगर दोनों का हम कंपेयर कराएं तो हमें सीधा सीधा यही समझ में आएगा कि भाई 20 ग्राम पर लीटर जो है इसका कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम इधर डिसॉल्व है, और यहाँ आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका 10 ग्राम डिसॉल्व है। इसका मतलब पर लीटर के हिसाब से अगर कॉन्संट्रेशन हम लोग मेजर करें तो इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है। तो सीधा सीधा है कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर में जो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन है वो सॉल्यूट का अमाउंट कितने ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व है, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। और इससे हम लोग 2 चीज़ों का आसानी से कंपेयर भी कर सकते हैं कि एक में 20 ग्राम है, एक में 10 ग्राम डिसॉल्व किया गया। तो ये तो सिंपल हो गया कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। दूसरी बात करते हैं कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी। अब देखो यहाँ पे आपको नॉर्मेलिटी सीखना है। नॉर्मेलिटी होती क्या है, देखिए नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी सीखने से पहले आपको थोड़ा सा मोलैरिटी सीखनी पड़ेगी, वो भी सीख लो यहाँ पे क्या होती है। ठीक है,
तो देखिए मोडालिटी सीखने के लिए, देखो मोडालिटी होती क्या है, एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, समझिएगा ज़रा। अगर एग्जाम्पल हम NaOH का लेते हैं, ठीक है, NaOH, इसका मोलर मास अगर आप निकालोगे, मोलर मास, तो इसका मोलर मास निकलेगा 40। कैसे निकलेगा? 23 + 16 + 1, इसका मतलब ओवरऑल कितना निकलेगा? ये 40 निकल के आएगा, ठीक है ना। अगर 40 ग्राम NaOH को 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ये 40 ग्राम आपका NaOH डिज़ोल्व है। डिज़ोल्व है का मतलब क्या है, समझे? मतलब इसका ये है कि आप 40 ग्राम NaOH को वेट करके इसमें ले लो, 40 ग्राम NaOH को, ठीक है ना, सॉलिड होता है, सॉलिड इसके पैलेट्स होते हैं। और अगर 1 लीटर हम यहाँ तक इसको मार्कअप करें कि ये 1 लीटर ये है, अब इसमें वाटर को प्योर आप सॉल्वेंट यूज़ करो, वाटर को यूज़ करो और इसको डिज़ोल्व करते करते इसका वॉल्यूम कितना मेंटेन कर दो? 1 लीटर तक मेंटेन कर दो। इसका मतलब 1 लीटर जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीज़ें इंक्लूड करके 1 लीटर बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ, यानी मोलर मास के इक्वल का वेट अगर इसमें डिज़ोल्व है 1 लीटर सॉल्वेंट में, 1 लीटर सॉल्वेंट इस वजह से हम नहीं बोल रहे हैं इसको, कहने का हमारा ये मतलब है कि आप पहले NaOH 40 ग्राम ले लो, फिर इतना वाटर डालो कि वो वॉल्यूम 1 लीटर मेंटेन हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब 40 ग्राम ये रहा होगा और आपका 1000 ml से आप इसको माइनस करके सॉल्वेंट का अमाउंट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो भी किया हमने, उसके बाद हमारा जो सोल्यूशन बना उसका जो स्ट्रेंथ होगा, उस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को बोलते हैं 1m। वो हमारा सोल्यूशन बना है 1m स्ट्रेंथ का, ठीक है ना। यहाँ मोडालिटी तो हम समझ गए, लेकिन अगर हमें नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए NaOH के केस में, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी का, नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है तो मोलर सोल्यूशन जितना भी हो आपका, मान लो 40 ग्राम है आपका, 40 ग्राम आपने कर दिया, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नंबर ऑफ निगेटिव आयन, ऐसे बोल सकते हो, या आप ऐसे समझो नंबर ऑफ वैलेंसी भी हो सकती है, या नंबर ऑफ, अगर बेस है तो एसिडिटी, एसिड है तो बेस। देखिए NaOH जो होता है, ये NaOH है, इसका आयनाइजेशन जब आप करोगे तो Na+ और OH- हमारा बनेगा। ये एक बेस है, तो जो बेस होते हैं उनकी एसिडिटी कंसीडर होती है, इसका मतलब ये हमारा मोनो एसिडिक बेस है, ठीक है ना। और एसिड होता है तो उसकी बेसिसिटी कंसीडर होती है, इसका मतलब अगर बेस है तो उसकी हम लोग बोलते हैं एसिडिटी, और अगर एसिड है तो उसकी हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। तो अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन, नीचे अगर एसिड है तो बेसिसिटी होता है और अगर बेस है तो एसिडिटी होता है। ये एसिडिटी बेसिसिटी होती क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन या नंबर ऑफ निगेटिव आयन। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इस केस में एक ही है, तो एक से अगर डिवाइड करोगे तो हमें 40 ही मिलेगा, 40 ग्राम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर NaOH का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो आप 1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाओ या 1 मोलर सोल्यूशन बनाओ, ठीक है, दोनों में आपको 40 ग्राम ही डिसॉल्व करना पड़ेगा। फिर से समझो इस चीज़ को कि अगर आपको 1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है, 1 नॉर्मल और 1 मोलर, दोनों सोल्यूशन हम आपको प्रिपेयर करके बता रहे हैं। ध्यान से देखिए किसके बनाने में, NaOH के बनाने हैं, ठीक है। ये अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे, आप पहले ही नॉर्मल सोल्यूशन और मोलर सोल्यूशन में फ़र्क समझ लो, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है। तो 1 नॉर्मल और या 1 मोलर, 1 मोलर सोल्यूशन में अभी हमने बताया कि आप क्या करिए, 40 ग्राम वेट करके आप इसमें NaOH का अमाउंट ले लो और इसके बाद वाटर इसमें ऐड करो, और वाटर ऐड करने के बाद इसको मेंटेन कर दो कितना, 1 लीटर, ठीक है ना, 1 लीटर। ये जो हमारा सोल्यूशन बन गया, ये हमारा बन गया 1m सोल्यूशन, 1m, ठीक है ना। अब हम इसकी नॉर्मेलिटी निकालेंगे अगर NaOH की, तो NaOH की नॉर्मेलिटी भी आपकी कितनी आएगी, 40 ही आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि NaOH को आयनाइज करने पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी एक ही है, तो 1 से ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और जब 1 से डिवाइड होगा तो हमें 40 ही मिलेगा। इसका मतलब NaOH के केस में आप 1m सोल्यूशन बनाएं या 1n सोल्यूशन बनाएं, दोनों में आपको अमाउंट 40 ग्राम ही डिसॉल्व करना पड़ेगा, 40 ग्राम ही डिसॉल्व करना पड़ेगा। इसी वजह से नॉर्मेलिटी का जो डेफिनेशन होता है वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो हमारा कितना होगा, 40 होगा, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी जो होती है, नॉर्मेलिटी बनाने के लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही आपको अमाउंट डिसॉल्व करना पड़ेगा, जबकि अगर आप मोलर सोल्यूशन बनाएंगे तो मोलर सोल्यूशन के बराबर अमाउंट आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो CaCO3 है, ठीक है ना,
कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालो तो आपका 100 ग्राम निकलेगा, ठीक है ना, निकाल के देख लो 100 ग्राम ही निकलेगा। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का है। इसका मतलब अगर कैल्शियम कार्बोनेट का हमें 1 m सोल्यूशन बनाना है तो आप क्या करिए, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लो और इसमें इतना वाटर ऐड करो कि ये पूरा मेंटेन हो जाए 1 लीटर, ठीक है ना। तो हमारा जो भी सोल्यूशन बनेगा वो हमारा 1 m बनेगा, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के केस में अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, देखो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपके इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट फॉर ऑल। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होंगे जिनमें मोलर मास का 1/3 हो जाएगा, बहुत सारे केस ऐसे भी होंगे जिनमें मोलर मास का 1/2 हो जाएगा, बहुत सारे केस ऐसे भी होंगे जिनमें मोलर मास का 1/3 हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालें, अब यहाँ देखिएगा, अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालें कैल्शियम कार्बोनेट का, क्यों, क्योंकि नॉर्मल सोल्यूशन बनाने के लिए हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिसॉल्व होता है तो आपका नॉर्मल सोल्यूशन बनता है, और अगर मोलर मास के बराबर डिसॉल्व होता है तो आपका सोल्यूशन बनता है मोलर सोल्यूशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, इसको जब आयंस में ब्रेक करोगे आप तो आपको मिलेगा Ca+2CO3-2, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 2 हैं और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी 2 हैं। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है तो आपको क्या करना होगा, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा और इसको आपको सॉल्वेंट यूज़ करके इतना वाटर ऐड करना है कि आपका 1 लीटर कंप्लीट हो जाए। यानी 50 ग्राम इन 1 लीटर इज इक्विवेलेंट सोल्यूशन या नॉर्मल सोल्यूशन, और 100 ग्राम इन 1 लीटर वो आपका मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। समझ गए। तो यहाँ हम समझा क्या रहे थे आपको, कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी को थोड़ा सा इनहेंस करके और बता रहे हैं आपको। तो कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी में क्या हो गया, देखिए ये तो अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट वेट जितना डिसॉल्व होगा किसी कंपाउंड का वो नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये है कि 1 नॉर्मल सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन को हम लोग 1n से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिसॉल्व होगा। इसका मतलब अगर हमें NaOH के केस को ही लेकर चलें तो इसका मतलब 1 नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब हो गया 40 ग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब 40 ग्राम 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व है। इसी तरह से अगर हम 2n की बात करें, इसका मतलब 80 ग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 3n बात करें तो 120 ग्राम हो जाएगा इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन घटा भी सकते हैं कि जैसे n है, अगर हम n/10 को डिसॉल्व कर दें, n/10 की बात करें तो ये 40 से आपका हो जाएगा 4 ग्राम इन 1 लीटर, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी तो इसमें हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर 2 सोल्यूशन हमें दिए जाएं 1n और 2n, तो ऑब्वियस सी बात है जब इधर नॉर्मेलिटी बढ़ेगी तो वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ सीख क्या रहे हो आप, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। मतलब कोई सोल्यूशन कितना पावरफुल है उसको हम लोग कंपेयर करके सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर सीखा, फिर कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी सीखा। अब हम लोगों को सीखना है कंसंट्रेशन इन परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इस परसेंटेज में क्या है, देखिए पहले समझो ये क्या, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर जितने ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड होता है, ठीक है, वो उसकी परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर से समझो, एग्जांपल के लिए अगर सपोज दैट 100 ml सॉल्यूशन में किसी कंपाउंड को 2 ग्राम सॉल्यूट को हमने ऐड कर रखा है, या 2 ग्राम सॉल्यूट इस 100 ml में
प्रेजेंट है तो इस सोल्यूशन का जो स्ट्रेंथ होगा वो सीधा सीधा 2% हो जाएगा, ठीक है ना। अभी और एग्जांपल समझो और अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें 5% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ठीक है ना, इसको देखो हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। 5% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ये भी हमें बनाना है, 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ये भी बना के दिखाते हैं आपको, और 15% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ये भी। समझो जरा सा कैसे बनेगा। देखिए आप एक काम करो, देखिए एक 100 ml का हमने फ्लास्क ले रखा है, 100 ml, ठीक है, इसका अमाउंट इसमें 100 ml आ सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या किया, अगर हम इसमें 5 ग्राम शुगर पार्टिकल डाल दें, ये देखिए इसमें हमने जो शुगर अमाउंट डाला वो कितना डाला, 5 ग्राम, ठीक है ना। 5 ग्राम डालने पर अब इसमें हमने वाटर ऐड किया तो ये डिजोल्व होगा, और वाटर कितना ऐड कर दिया, डिजोल्व करते हुए ऐड करेंगे, ये नहीं पहले हमने 100 ml वाटर भर दिया बाद में 5 ग्राम डाल दिया, दैट इज नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन। फिर इसमें क्या होगा, इसमें हमें 5 ग्राम को डालना है, उसके बाद 100 ml वाटर को डिजोल्व करते करते ऐड करना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसमें वाटर, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर आप 100 ml ऐड करोगे मतलब 5 + 95 = 100, क्योंकि वाटर के लिए आप ग्राम में मीज़र करो या उसको ml में मीज़र करो, वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो ये करीब 95 पड़ जाएगा आपका। इसका मतलब ये कि जो 100 ग्राम सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर हुआ है, इस 100 ग्राम सॉल्यूशन या 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम हमारा शुगर का है, तो ये हमारा 5% सॉल्यूशन बन गया, ठीक है ना। ये हमने 100 ml को बनाया। अगर आप पर लीटर के हिसाब से बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई देखिए 5 ग्राम डिजोल्व इन 100 ml, ठीक है ना, तो 1000 ml में कितना ऐड हो जाएगा, 1050 ग्राम। इसका मतलब 50 ग्राम ऐड हो जाएगा 100 ml, एंड 100 ml इज रिटन एज 1 लीटर। इसका मतलब 50 ग्राम पर लीटर। ये जो सोल्यूशन है ये हमारा 5% का हो, यानी परसेंटेज में जब कभी आप सोल्यूशन मेजर करोगे तो उसको 100 ml में मेजर करके करो, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है तरीका, उससे आपकी गलतियाँ नहीं होगी, आपको नहीं गलत कर दोगे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग 10% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज। जैसे सुक्रोज का हमें 10% सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो 10% सुक्रोज का सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। सेम वही लॉजिक हम लोग यूज़ करेंगे 100 वाला। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हमने 10 ग्राम इसमें शुगर यूज़ किया, कितना यूज़ किया, 10 ग्राम शुगर को यूज़ कर लिया। अब इसमें आप वाटर ऐड करो, और वाटर थोड़ा ऐड करना, पहले डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद बाकी का ऐड करना। ये मत करिएगा कि आपने 10 ग्राम शुगर ऐड किया उसके बाद आपने पूरा 100 ml तक वाटर को फिल कर दिया, उसके बाद आप उसको धीरे धीरे डिज़ोल्व कर रहे हो। दैट इज़ नॉट द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और करेक्ट मैनर टू फॉर्म दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या करोगे, 10 ग्राम शुगर को आप ऐड करो, उसके बाद में वाटर ऐड करो, और वाटर को ऐड करने में थोड़ा सा क्वांटिटी में वाटर यूज़ करो, उसके बाद उसको आप सेक करके पूरा डिज़ोल्व कर दो, और उसके बाद आप 100 ml मेंटेन कर लो। जब आप 100 ml पूरी तरह से डिज़ोल्व होकर मेंटेन होगा तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, 10%। इसका मतलब 10% सोल्यूशन का मतलब है कि 10 ग्राम इन 100 ml। इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि 10 ग्राम + 90 ग्राम वाटर इक्वल्स टू आपका ये बन जाएगा 100 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन, ठीक है। सेम 15 ग्राम के साथ आप करोगे। अब आपको जितना भी सोल्यूशन बनाना है, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, आप सारे सोल्यूशन आसानी से बना सकते हो। तो ये बात हो गई कंसंट्रेशन इन परसेंटेज। हर एक कंपाउंड का यही करना होता है हमें, ठीक है ना। अभी आप जब ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल लगाओगे इसमें, तो परसेंटेज सोल्यूशन उसमें देता है कि 5% यूरिया सोल्यूशन। 5% यूरिया सोल्यूशन का मतलब समझ रहे हो आप, 5% यूरिया, 5% जो यूरिया सोल्यूशन है, 5% यूरिया सोल्यूशन का सीधा सीधा मतलब है 5 ग्राम इन 100 ग्राम। इसका मतलब 5 ग्राम यूरिया हम लोग 100 ग्राम में यूज़ किया हुआ है, यानी 100 ग्राम सोल्यूशन जो हमारा प्रिपेयर है उसमें 5 ग्राम हमारा यूरिया है। इसका मतलब हो गया 50 ग्राम इन 1 लीटर, ठीक है ना। वहाँ आपको ये चीज़ रखनी पड़ती है कि कितने ग्राम आप ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन वहाँ रखना पड़ेगा, तो वो वहाँ या 50 ग्राम रख देता है, क्योंकि PV = nRT का यूज़ करके वो वहाँ वैल्यू रखता है। तो वहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं आती है हमें कि ये इसने 50 कैसे रख दिया, क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन जो यूज़ होता है वो ग्राम पर लीटर में यूज़ होता है, और वो क्वेश्चन जो देता है वो हमेशा परसेंटेज में देता है। परसेंटेज को फिर चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो
आपको इसका इंटरचेंज भी आना चाहिए कि अगर परसेंटेज में सोल्यूशन दिया गया है तो परसेंटेज टू कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, परसेंटेज टू नॉर्मल सोल्यूशन, नॉर्मल टू कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, इन सब का इंटरचेंज आपको अच्छे से आना चाहिए। फिलहाल हम आपको एक इंटरचेंज सिखाई दे रहे हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। कंसंट्रेशन इन परसेंटेज है तो इसको ग्राम पर लीटर में बहुत आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? कंसंट्रेशन इन परसेंटेज में जो दिया गया है, जैसे कि 5% यूरिया सोल्यूशन है तो 5% यूरिया सोल्यूशन का मतलब हो गया 5 ग्राम 100 ग्राम। 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम यूरिया है। इसका मतलब अगर 100 ग्राम से इसको 1000 ग्राम, 100 ग्राम बोलो या 100 ml बोलो, बात एक ही है। वाटर के केस में मैंने पहले बता दिया आपको, डेंसिटी 1 होती है तो m = VD अप्लाई करते हैं तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि हम 100 ग्राम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप 100 ml की बात कर रहे हैं, 100 ग्राम की इक्वल है वाटर के केस में। तो 50 ग्राम अगर आप 100 ml की बात कर रहे हो तो 5 ग्राम 100 ml में है, तो 100 ml का मतलब हो गया कि अगर इसको 10 टाइम आप कर दो तो 1000 ml हो जाएगा। तो जब इसको 10 टाइम करोगे तो इसको भी 10 टाइम्स करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 50 ग्राम पर लीटर। तो सीधा सीधा देखिए ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट हो गया परसेंटेज से। ठीक है ना, तो आप किसी का भी अगर आपको परसेंटेज सोल्यूशन प्रिपेयर करना, ये लैबोरेटरी में बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है ना, पढ़ने का तो बहुत अच्छी बात है कि कंसंट्रेशन इन परसेंटेज आपने सीख लिया, लेकिन जब लैब में इसका वर्क करवाया जाता है या जब कहा जाता है आपसे कि चलिए आप 25% शुगर सोल्यूशन बना के दिखाइए, तो उस सिचुएशन पर आप लोग 25% शुगर सोल्यूशन नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। उसका रीज़न क्या है कि आपने केवल रट्टा मारा हुआ है इसका कि इतने ग्राम इन 100 ml। तब की वास्तविक तरीका ये है जो मैंने अभी आपको सिखाया कि इस तरह से इसको बनाते हैं, तो वो भी आप लोग सीखते रहिए। तो अब हम आपको क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी से कंसंट्रेशन को चेंज करने का एक फॉर्मूला बता रहे हैं, उस फॉर्मूले से आप दोनों कंसंट्रेशन को आपस में चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब ग्राम पर लीटर से नॉर्मल सोल्यूशन या नॉर्मेलिटी में चेंज कैसे करते हैं, नॉर्मेलिटी से ग्राम पर लीटर में इसको चेंज कैसे करते हैं। तो देखिए स्ट्रेंथ इन, एक फॉर्मूला याद कर लो बस, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। इसको शॉर्ट में आप ऐसे याद रखो, C = NE, ये याद रहेगा आपको। C = NE, C इज कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर एंड कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी, E इज इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो बताते हैं। क्वेश्चन सपोज दैट है 2N NaOH सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये कंसंट्रेशन दिया गया है, चेंज इट इन ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ये दिया गया है। इसको हमें कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में चेंज करना है। बहुत आसान है, सीधा लिखोगे कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इक्वल कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में कंसंट्रेशन आपको 2 दिया गया, n छोड़ देना। ठीक है, n का कोई मतलब नहीं, इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो NaOH के केस में इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट दोनों 40 होते हैं। ठीक है, कितना होता है 40। निकालने का तरीका भी हमने आपको पीछे बता चुके हैं, आप रिवर्स करके देख सकते हो। तो इसका कितना हो गया 40 हो गया, इसका मतलब ये हो गया 80, तो ये हो गया 80 ग्राम पर लीटर। ठीक है ना, तो नॉर्मल सोल्यूशन से आपने नॉर्मलिटी को चेंज कर दिया ग्राम पर लीटर में। इसी तरह इसका अपोजिट भी आप कर सकते हो। कैसे, वो भी देखिए। सपोज दैट हमें दिया गया है 20 ग्राम पर लीटर NaOH। देखो यहाँ हम NaOH इस वजह से यूज़ कर रहे हैं, NaOH की जगह पर आप दूसरा कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर सकते हो, KOH यूज़ कर सकते हो, H2SO4 यूज़ कर सकते हो। इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाता है, इस वजह से यूज़ कर रहे हैं। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर देंगे। तो 2 ग्राम पर लीटर NaOH कंसंट्रेशन हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। चेंज इट इनटू नॉर्मेलिटी। अब हमें ये कंसंट्रेशन चेंज करना है नॉर्मेलिटी में। कैसे चेंज करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, C = NE। ठीक है, C आपको गिवन करा रहा है 20 ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी निकालनी है इनटू इक्विवेलेंट वेट निकालो 40। तो n की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू सीधा सीधा आ जाएगा 20/40, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका मतलब 1/2 यानी सीधा सीधा n/2 नॉर्मेलिटी ये हमारी आ जाएगी। ठीक है, इसको आप 0.5 n भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है तरीका ग्राम पर लीटर से नॉर्मल सोल्यूशन यानी नॉर्मेलिटी से ग्राम पर लीटर और ग्राम पर लीटर से नॉर्मेलिटी को चेंज करने का
तरीका। ठीक है ना, इसको नोट डाउन करो, फिर आपको हम आगे की चीज़ बताएं। देखिए आगे की चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें समझनी है सॉल्युबिलिटी, कि ये सॉल्युबिलिटी है क्या। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि पहली चीज़, सॉल्युबिलिटी को हमेशा डेफिनिट टेम्परेचर पर डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, एट डेफिनिट टेम्परेचर। ठीक है ना, डेफिनिट टेम्परेचर पर कोई अमाउंट किसी सॉल्वेंट में जिस रेट से डिसॉल्व होता है वो एक्सप्लेन किया जाता है सॉल्युबिलिटी के थ्रू। देखो यहाँ पे हमने डेफिनिट टेम्परेचर यूज़ किया है। डेफिनिट टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी वेरी करती है। इसी वजह से सॉल्युबिलिटी को हमेशा डेफिनिट टेम्परेचर पर डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को चेक करेंगे, सॉल्युबिलिटी अगर चेक करोगे आप तो किसी ना किसी टेम्परेचर पर वो वेरी करेगा। अगर आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्युबिलिटी चेक करो कुछ और होगा, उसका अमाउंट कुछ और डिसॉल्व होगा। अगर आप 60 पर चेक करोगे सॉल्युबिलिटी कुछ और होगी। ठीक है ना, तो टेम्परेचर के साथ वो वेरी करता है। तो ये तो बात हो गई सॉल्युबिलिटी की। अब देखिए सॉल्युबिलिटी पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, तो अगर अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट यहाँ कौन सा लेंगे, लिक्विड देंगे, उसमें डिसॉल्व करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो जैसे ही हम बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या पड़ता है, वैसे ही ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें। ठीक है ना, जबकि ऐसा होता है लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता है। यानी जब कभी हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर, तो यहाँ पे दो अलग तरह के केसेस जनरेट हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी ये डिपेंड करता है उसकी रिएक्शन के टाइप पर। रिएक्शन का टाइप कैसा है, टाइप का क्या मतलब हो गया, टाइप का मतलब हो गया रिएक्शन दो तरह की होंगी। ठीक है ना, एक रिएक्शन होगी जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी when we dissolve the solute into the solvent, then if reaction is exothermic, then solubility with temperature variate differently. But if reaction is endothermic, then the variation of temperature on that solvent is differ totally. ठीक है, कैसे देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको समझा देते हैं हम आपको। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, तो सबसे पहले केस की हम लोग बात करते हैं। अगर एक्सोथर्मिक केस है तब क्या होगा, देखिए फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक को हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, देखो अगर आपके पास सॉल्वेंट है, देखिए समझिए ज़रा, ये हमारा है सॉल्वेंट, ज़्यादातर वाटर को कंसीडर करते हैं, उसी को हम अज्यूम कर रहे हैं, और यहाँ हमने ऐड किया क्या, सॉल्यूट को ऐड कर दिया। ठीक है ना, सॉल्यूट को ऐड कर दिया। देखिए अगर आपने सॉल्वेंट को सॉल्यूट में ऐड किया, उस सिचुएशन पर अगर इसका डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एच निगेटिव का मतलब क्या हो गया, देखिए अगर आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाओगे तो सॉल्यूशन या तो ठंडा हो जाएगा या कूल करेगा सॉल्यूशन, या तो कूलिंग होगी उसमें या तो गर्म हो जाएगा, दो ही चीज़ें होंगी। तो अगर सॉल्यूट को ऐड करने पर सॉल्यूशन बिकम्स हॉटर, अगर सॉल्यूशन गर्म हो रहा है इसका मतलब रिएक्शन जो हो रही है वो हमारी हो रही है एक्सोथर्मिक, इसका मतलब हीट लिबरेट कर रही है। इस तरह की रिएक्शन में इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ये इंक्रीज करने का साइन है, और नीचे जो डाउनवर्ड बनाएंगे उसका मतलब डिक्रीज है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी ऐसे केस में हमेशा डिक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। अगर आपको ये जानना कि ऐसा क्यों हुआ तो आप जी चैटर्जी प्रिंसिपल वाला लेक्चर देख लो, उसमें आपको पता चल जाएगा। उसमें क्या होता है कि जो जी चैटर्जी प्रिंसिपल है उसमें यही बताया गया कि रिएक्शन में जब टेम्परेचर का इफेक्ट अगर हमें देखना है, ठीक है ना, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है और अगर फिर भी आप टेम्परेचर उसमें इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो बैक शिफ्ट कर जाएगा, यानी प्रोडक्ट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा।
ठीक है ना। इसके अगर अपोजिट अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रही है तो आपका हाई टेम्परेचर नीडेड होगा ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे हैबर प्रोसेस में अमोनिया का फॉर्मेशन, ठीक है ना। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो आपको लो टेम्परेचर हाई प्रेशर रखना पड़ता है ताकि आपकी ज़्यादा अमोनिया वहाँ पे बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब अगर आपको ये डिसॉल्व करना है अच्छे से तो लो टेम्परेचर देकर ही डिसॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। यहाँ पे आपका टेम्परेचर डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। कब? जब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसके कन्वर्स में अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो क्या होगा? देखिए, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो क्या प्रोसेस होगा इस सिचुएशन में? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, ठीक है ना, तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। आपको दो एग्जांपल हम बताते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप लाइम को वाटर में ऐड करोगे, ठीक है ना, लाइम प्लस वाटर, आपने पढ़ा होगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। CaO प्लस वाटर ऐड करोगे CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, ठीक है, ये कॉमन रिएक्शन है, देखी भी होगी सब लोगों ने। तो इसमें ये क्या होता है कि जब वाटर को आप ऐड करते हो लाइम पर तो रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, बहुत सारी हीट लिबरेट होती है उससे, तो ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है ना। यानी जब दोनों चीज़ों को मिलाया आपने तो रिएक्शन से हीट लिबरेट हो रही है। तो उस केस में हमेशा लो टेम्परेचर पर ही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जो रिएक्शन होगा वो डिसॉल्व करने का जो रेट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल आपको एंडो का बता रहे हैं, ये तो एक्सो का एग्जांपल है, एक एंडो का एग्जांपल बता रहे हैं। आप अगर यूरिया प्लस वाटर का देखें केस, यूरिया प्लस वाटर, इसका मतलब अगर आपने पानी में 1 चम्मच यूरिया को डिसॉल्व कर दिया तो सोल्यूशन बिकम्स कूलर, सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा पूरी तरह से। और उस सिचुएशन में आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी टेम्परेचर गिर जाए उस सॉल्वेंट का उसको मिलाने पर, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है ना। एक्सो और एंडो में फ़र्क पता होना चाहिए आपको। कुछ को तो यही नहीं पता होता है लास्ट तक कि एक्सो एंडो है क्या। डेल्टा एच इसका निगेटिव होता है जबकि एंडो का मतलब होता है डेल्टा एच इसका पॉजिटिव होता है। इस पॉजिटिव निगेटिव का मतलब केवल ये है कि डेल्टा एच निगेटिव का मतलब होता है यहाँ से हीट निकल रही है, यानी उस सिस्टम को छोड़ के बाहर जा रही है, डेल्टा एच निगेटिव है, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब होता है कि उसको डिसॉल्व होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है। तो डिसॉल्व होने के लिए जब हीट वहाँ से गेन करता है तो बाकी उसके आसपास क्लाइमेट का जो टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है, यानी सोल्यूशन ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक में आपको हमने 2 एग्जाम्पल, एक्सो का एक बता दिया, एक एंडो का बता दिया, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है सॉल्युबिलिटी पर। इसका मतलब अगर सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमें बताना है तो पहले में ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है या एंडोथर्मिक हो रही है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि रिएक्शन उनकी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है तब तक हम कभी भी टेम्परेचर का इफेक्ट किसी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कहा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, आपने कह दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगर हम आपको ऐसी कोई रिएक्शन दे दें जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, उसमें आपकी बात गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो रिएक्शन का टाइप पता किए बिना हमें इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थैंक, इसको नोट करो, बाकी बताते हैं। चलिए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। देखिए यहाँ पे हम लोग जिस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उसमें 2 चीज़ें अभी हमने आपको एक्सप्लेन की। सॉल्यूट किस स्टेट पर है, किस फेज़ पर है, सॉलिड पर है, और सॉल्वेंट का फेज़ क्या है, सॉल्वेंट का फेज़ हमारा लिक्विड है, ठीक है ना। तो देखो ऐसा है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर इसमें नेग्लिजिबल होता है, यानी अगर आप थ्रू प्रेशर किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो सॉल्यूट उस लिक्विड में डिसॉल्व बाय प्रेशर नहीं होगा, प्रैक्टिकली तो नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर इस तरह के सॉल्यूशन को बनाने में कोई भी उसका प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है। हालांकि जब अगर ये गैसेस स्टेट पर हमारा सॉल्यूट दिया जाता उस सिचुएशन पर आपका गैस को बाय प्रेशर ही डिसॉल्व कर सकते थे आप, ठीक है ना। तो वो हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे हिंदी लॉ में, उसमें यही बताया गया है कि किसी गैसियस सब्सटेंस को किसी लिक्विड में किस तरह से डिसॉल्व किया जाए, क्योंकि गैसियस सब्सटेंस तो लिक्विड में डिसॉल्व होगी नहीं, ठीक है ना। तो गैसियस सब्सटेंसेस को बाय प्रेशर आपको लिक्विड में डिसॉल्व
करना पड़ेगा, तो वो हेनरी लॉ के थ्रू एक्सप्लेन होता है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर व्हेन सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड, ठीक है ना। तो क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, प्रेशर लगाने पर उस पर कोई चेंज नहीं आता है, जबकि गैसियस सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, आगे बताते हैं आपको।